दिल्ली जल बोर्ड में 800 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जल मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र पाल गौतम। गौतम साहब, क्या कुछ ये मामला है और ये कब संज्ञान में मामला आया? क्या कपिल मिश्रा के टाइम का है? एक्चुअली एनजीटी की इंटरवेंशन से 14 एसटीपी बनने का वो था, प्रस्ताव था कि 14 नजफगढ़ साइड में बनने चाहिए एसटीपी। उसमें 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना था, 15% दिल्ली जल बोर्ड ने कंट्रीब्यूट करना था। लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बैक कर गई और उन्होंने केवल 241 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, बाकी का 535 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को कंट्रीब्यूट करना पड़ा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ एक गांव यहाँ है, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। वेस्ट वाटर का फ्लो का कोई संभावना भी नज़दीक नज़र नहीं आती। आज अगर एसटीपी बना के खड़ा कर देंगे तो वो सफ़ेद हाथी बिल्कुल हमें सामने खड़ा होगा, क्योंकि वो फेल हो जाएगा, एसटीपी चलेगा नहीं। जो एसटीपी पहले ऑलरेडी बन चुके हैं, जहाँ अभी जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक आयानगर गिटोरनी में एक एसटीपी 20 साल पहले बना। उस वक्त ये था कि यहाँ एमसीडी ये डीडीए ये बनाएगा, वो बनाएगा, वहाँ से इतना फ्लो आएगा। लेकिन फ्लो आने का सवाल तो बाद में जब सब कुछ चलता, जल बोर्ड ने वहाँ एसटीपी बना दी और करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च कर दिए 20 साल पहले। 18 साल तक वो ऐसे ही बंद पड़ी रही एसटीपी, कोई काम नहीं। एनजीटी ने प्रेशराइज़ किया तो इन्होंने तुरंत जल्दी में उसको जैसे तैसे चालू किया। लेकिन वहाँ 5 एमजीडी कम से कम फ्लो चाहिए, वेस्ट वाटर चाहिए, लेकिन वहाँ 0.5 आ रहा है, इसलिए वो लगभग फेल समझिए उसको आप। नंबर 2, एक एसटीपी सेक्टर 24 रोहिणी में, वहाँ 20 एमजीडी पानी आना था और करीब 20 सालों में 5 एमजीडी केवल वेस्ट वाटर आ रहा है। आधी एमजीडी, आधा ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, आधा बिल्कुल बंद है, जंग लग चुके हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। इसका जवाब कौन देगा? जल बोर्ड के उन अधिकारियों को देना होगा जिन्होंने उसको प्रोजेक्ट तैयार किया, जिन्होंने डीपीआर तैयार कराई, जिन्होंने उसको कमीशन कर दिया, बना दिया। कि जो नजफगढ़ वाला प्रोजेक्ट, वापस आता हूँ, नजफगढ़ वाले पे बनाना तो ये चाहिए था कि हर गांव वाइज छोटे एसटीपीज बना देते, बहुत ही नॉमिनल खर्च पे वो बन जाते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, उतना फ्लो के हिसाब से वहाँ काम चल जाता। और ज़्यादातर गांव में वहाँ जोहड़ भी है, नेचुरल एसटीपीज भी बनती हैं जो बहुत ही कम दाम पे बन जाती है, और वहीं जोहड़ को हम थोड़ा रिवाइव कर देते, वहीं पे वेस्ट वाटर था और उससे वहाँ ज़मीन का जो पानी का लेवल भी बढ़ जाता। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि इस दिशा में, क्योंकि वेस्ट वाटर है नहीं। तो ये अगर हम 776 करोड़ जो इन्होंने टेंडर कर दिए, घोटाला शब्द में यूज नहीं करूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा वायलेशन ऑफ लॉ है। मंजूरी भी नहीं ली गई बोर्ड की। वही मैं आ रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि वहाँ सक्सेस नहीं होंगे ये एसटीपीज, क्योंकि वेस्ट वाटर नहीं है। हमें उसमें छोटे एसटीपीज गाँव के तालाब के हिसाब से बनाना चाहिए था, उसमें वाटर लेवल भी बढ़ता, तालाब से रिचार्ज करके पानी भी ड्रॉ करते। योजना बस तरीके से नहीं बनाया गया, और दूसरा बोर्ड की मंजूरी भी नहीं ली गई, और एनजीटी के आदेश के आड़ में गड़बड़ झाला हुआ। हाँ, क्योंकि ये 776 करोड़ के टेंडर कर दिए, अप्रूवल लेना चाहिए था पहले बोर्ड का, प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तक भी नहीं ली गई, बिना अप्रूवल लिए इन्होंने टेंडर कर दिए। इतनी जल्दी क्या थी? कौन से वो इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे? और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जो प्रीडिसेसर कपिल मिश्रा जी रोज़ आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं, इतना बड़ा उसकी आंखों के सामने हुआ क्या? उनको कारण है कि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि केशव चंद्रा के साथ जो कल हुआ विधानसभा की कमेटी के अंदर, इसीलिए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनको तंग ना किया जाए। देखिए, कोई केशव चंद्रा जी को तंग नहीं कर रहा है। रही बात ईमानदारी की, तो आज के समय में किसी की गारंटी लेना बड़ा मुश्किल बात है। कौन किसकी गारंटी ले सकता है? आज तो अपने सगे, अपने खून की गारंटी नहीं ली जा सकती। कल को खुद का बेटा कुछ गलत कर दे, गारंटी ले सकता है क्या कोई?
कौन आदमी बच्चा कब स्कूल में कॉलेज में किसके संगत में आ जाए, गलत रास्ते पे चल पड़े, गारंटी कैसे ली जा सकती है? जो इंजीनियर्स एसोसिएशन की शिकायत है कि उनको एमएलए लाउंज में नहीं जाने दिया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई और केशव चंद्रा को भी गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए विशेष रवि को और जो बाकी 8 सदस्य हैं। ये उनकी डिमांड आपको कितनी तर्कसंगत लगती है? क्या वाकई अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है कमेटी के माध्यम से, या फिर पूछताछ की जा रही है इसलिए अधिकारी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, कमेटी राजनीतिक पार्टी नहीं है। कमेटी विधानसभा की एक कमेटीज़ होती हैं जिनसे सरकार पे भी लगाम लगाई जाती है, सरकार को इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं और समय समय पर अगर कोई चीज़ें सामने आती है तो उस पर जाँच भी की जाती हैं। और कमेटी को ये पूरा अधिकार है कि किस वक्त किसको अंदर बैठाना है, कितने देर के लिए बाकी अफसरों को बाहर बैठाना है। इसमें किसी की डिसरेस्पेक्ट या बेइज्जत करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इस दृष्टि से लेना भी नहीं चाहिए। मेरी केशव चंद्रा जी से भी बात हुई थी कल रात, और इसको भी 2 भागों में बांटा जाए। पहला ये कि केशव चंद्रा जी को कमेटी ने बुलाया, केशव चंद्रा जी से उन्होंने कुछ सवाल पूछे। हो सकता है केशव चंद्रा डायरेक्टली ऐसे किसी घिनौने काम में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन चूँकि CEO हैं तो जवाब तो पूछे जाएंगे और जवाब देने भी पड़ेंगे। इसमें डिस्कम्फर्ट होने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है उनको। कह रहे हैं कि जवाब दे नहीं रहे, वो जो कागज़ उनसे मांगे जाते हैं वो टाल रहे हैं। देखिए, कमेटी की सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम। वजह ये कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्टेट वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बॉडी है। वो क्या कर रहा है, क्या क्या बात हो जा रही है, वो चीज़ें हमें सारी पता नहीं चलती हैं। लेकिन इससे पहले भी गौतम जानने की कोशिश की है CEO साहब से, तो उसमें ऐसा लगा जैसे एक आदमी की टोन होती है तेज़, कभी कभी नेचुरली भी होती है। ये थोड़ा तेज़ बोले, जवाब जो देना चाहिए था उसको उस तरीके से देने के बाद ये थोड़ा तेज़ बोले। उन्होंने कहा कि आप इतनी ऐसी भाषा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि आप मेरे लिए ऐसे सब लापरवाही के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो थोड़ा इसमें डिसरेस्पेक्ट, ना तो CEO की कोई डिसरेस्पेक्ट हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों को आराम से प्यार मोहब्बत वाले माहौल में निपटाना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। CEO की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके रहते, सपोज करो आज मैं चेयरमैन हूँ और आज अगर कोई इस तरह के टेंडर्स हो जाएं बिना अप्रूवल के, तो क्या मेरी जवाबदेही नहीं है? क्या मुझे ये कह देना चाहिए कि मुझे नहीं पता? क्या आपको लग रहा है कि CEO केशव चंद्रा कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो जांच बैठी थी, आपने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि जो बढ़े हुए बिलों का मामला सामने आया था, या फिर MCD चुनाव से पहले जो वाटर की सप्लाई कई जगहों पर नहीं हो पाई थी प्रॉपर, उसके अंदर भी बहुत कुछ मिला नहीं विधानसभा की कमेटी को भी और आपकी भी जांच के अंदर। तो आपको लग रहा है कि केशव चंद्रा कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सच उजागर हो गया तो वो भी फंस जाएंगे? मैं उसको 2-3 तरीके से बताता हूँ। जैसे आपने पहला मुद्दा कहा कि पहले जांच हुई, एक्चुअली हमने जल बोर्ड से मांगा था कि 2 चीज़ों पे हमें जवाब चाहिए। पहला, अगर पानी का प्रोडक्शन उतना ही था, अचानक एकदम से पानी की इतनी समस्याएं कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ी? ये एक साजिश लगती है और वो उसकी वजह बाद में जच भी रही है हमें। चूँकि ये कहते हैं, इन्होंने जो जवाब दिया, इन्होंने कहा कि एकदम 309 कॉलोनियों में पानी दिया, गर्मी एकदम बढ़ गई, मांग बढ़ गई, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये बात मार्च की है, उसके बाद अप्रैल में और ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी, मई में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जून में पीक पे होती है। अगर ऐसा था तो मई और जून में तो फिर तौबा हाई तौबा मच जानी चाहिए थी, उतनी हाई तौबा मई और जून में नहीं मची। इसका मतलब कुछ सब लोग दोषी नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। ना सारे ऑफिसर्स दोषी, बहुत अच्छे ऑफिसर्स जल बोर्ड में हैं और CEO साहब पे मुझे भरोसा है कि वो भी सच को सामने लाने में मदद करेंगे। मैं उनको किसी तरह का कोई दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन उनसे ऐसी अपेक्षा तो करता हूँ कि वो आंखें खोल के रखें, वो केवल आंख मीच के जल बोर्ड के चंद अधिकारियों पर भरोसा ना करें। जल बोर्ड के ज़्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक इंजीनियर है जो उनको भी डिमोरलाइज करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। मैं कहता हूँ न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय का हक सबको है, न्याय का हक तो हर किसी को है और जनता को पूछने का हक भी है। अगर बिजली के बिल 2 साल तक नहीं आए तो इलेक्शन से एकदम पहले देने की क्या ज़रूरत थी? अगर देने ही ज़रूरी थे, इलेक्शन के बाद दे देते, या 6 महीने पहले दे देते, 1 साल पहले दे देते।
एकदम 2 साल का इकट्ठा बिल अचानक ही क्यों एकदम इलेक्शन से पहले दिया, पहली बात। नंबर 2, जिसके बिल 0 आ रहे हैं अचानक उसका बिल बढ़ के आ गया। नंबर 3, जिसकी रीडिंग कुछ दिखा रही है एक्चुअल में और बिल कुछ दिखा रहा है। कल मेरे पास एक बिल आया, उसमें बिल के हिसाब से उसका बिल आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी 20 से ज़्यादा करीब 80 के करीब यूनिट थी, तो उसका बिल क्यों नहीं 0 क्यों दिखाया। मैंने उससे मंगवाया, मुझे कॉपी देगा तो मैं उस पर जांच करवाऊँगा। तो मैं ये कुछ मुझे लगता है कुछ नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं, मीटर रीडर्स, कुछ, सब नहीं, कुछ, वो जानबूझ के ऐसे बिल बनाते हैं ताकि लोग उनके पास बाद में आएँ और एडजस्ट करें। उस एडजस्टमेंट में गिव एंड टेक होता है। हर आदमी सच के लिए लड़ता नहीं है कि जाके ऑफिसर को लड़े और उसको बताए मेरी रीडिंग ये गलत है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब लोग, मासूम लोग होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं इतना है, चल यार अपना पीछा छुड़ाओ किसी तरीके से। तो इस तरह की चीज़ें गलत है। तो ये तो मैंने आपको मेरा जवाब हुआ उन 2 मुद्दों पर जो आपने कहा, जो जांच बिठाई थी। दोनों में अभी भी मुझे फर्मली बिलीव है कि उसमें गड़बड़ थी। ये बात मैं बार बार कहूँगा, ठीक है। और दूसरी बात रही, अगर कानून बना है, कानून का पालन मैं नहीं करूँगा तो क्या मुझको गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा। हर आदमी को कानून का पालन करना चाहिए। वो कौन इंजीनियर, उन्हें क्या ऐसा इंटरेस्ट है कि वो अप्रूवल के बिना ही उन्होंने टेंडर कर दिया, क्यों कर दिए। दूसरी बात, कल को सफलता नहीं मिली, जवाब कौन देगा। तीसरी बात, सेक्टर 25 का जो STP है वो फेल है, उसके लिए जवाब कौन देगा। कोंडली का STP फेल है, 180 करोड़ के आसपास लगे उसमें, उसका जवाब कौन देगा। और आयनगर गिटौरनी का STP फेल है, उसका जवाब कौन देगा। और आप 14 STP बना दो, ये भी फेल होंगे, इनका जवाब कौन देगा। क्या ये मुझे या सरकार की असेंबली की किसी कमेटी को पूछने का हक नहीं है। ये तो जिम्मेदारी मेरी और CO की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन तथ्यों की जांच करें और गलती पाए जाने पर उस पर कार्रवाई करें। आप चाहते हैं CO हटे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता CO हटे। देखिए, वो भी एक सिंसियर ऑफिसर है, उनकी जगह कल को कोई और आएगा। क्या हम अधिकारियों को हटाने में, लड़ने में लगे रहेंगे क्या। मेरी भी जनता के प्रति जवाबदेही है, CO की भी जनता के प्रति जवाबदेही है। क्यों ना हम सब लोग मिलकर जनता के लिए काम करें। एक आखिरी प्रश्न गौतम जी, कपिल मिश्रा इसको इस तरह से रूप दे रहे हैं कि चूंकि कपिल मिश्रा के खिलाफ इंक्वायरी में कुछ मिला नहीं, इसीलिए बौखलाहट के अंदर अधिकारियों पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो कुछ ना कुछ निकाल कर लाएं, जिससे कि कपिल मिश्रा की जो अभी तक आरोप तक बात थी वो सिद्ध हो जाए कि देखिए उसने गलत किया था। देखिए, मैं कपिल मिश्रा जी के बारे में कुछ बोलने का इच्छुक नहीं हूँ। आज मैं बोलता हूँ तो कोई ये कहेगा कि ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, द्वेष भावना है। मैं तो ये करूँ, ऑन रिकॉर्ड जो तथ्य सामने आएंगे वो बोल देंगे। मुझे ज़रूरत क्या किसी पर आरोप लगाने की। अगर गलत किया होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ 776 करोड़ का जो टेंडर हुआ, आप इसको क्या कहेंगे अगर वो बिना अप्रूवल के हो रहा है बाहर से बाहर। क्या ये कहेंगे कि जो उस वक्त के चेयरमैन थे उनको पता नहीं था। कपिल मिश्रा नेचुरली, क्या उनको पता नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ, रोज़ अखबार में TV पे बोलते हैं, इस पर भी बोलते हैं कि बिना अप्रूवल के कैसे टेंडर हो गया। उनका दायित्व तो नहीं है क्या बोलने का। आज मैं चेयरमैन हूँ, मेरा दायित्व मैं हर चीज़ पे बोलूँगा और मेरी जवाबदेही बनती है। ईमानदार होना और कहना अलग बात है, ईमानदार दिखना भी चाहिए। अगर नहीं दिखते हैं तो फिर ठीक नहीं है। हम केवल बोलते रहें और होना या दिखे ना, दिखना भी तो चाहिए। लोगों को खुद अपने लोग कहने लगे हाँ यार ईमानदार अच्छा काम कर रहे हैं, तब हम समझेंगे सफलता की तरफ है हम। और जवाबदेही सबकी है, हमारी भी है, CO साहब की भी है, सारे इंजीनियर्स की भी है। हम सभी लोग जनता के लिए हैं। हमारी कोई पर्सनल ईगो नहीं है। हम आखिर अपनी पर्सनल ईगो क्यों रखें। ईगो जिसने रखना वो छोड़ के मंत्रालय, छोड़ के MLA अपने घर बैठे या कुछ कंपनी चलाए। यहाँ रहना है तो काम करना होगा जनता के लिए और जवाबदेह बनना होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो साफ तौर पर जल मंत्री इशारा दे रहे हैं कि घोटाले की अगर तार कपिल मिश्रा की तरफ बढ़ी तो आंच उन पर भी आ सकती है। कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।